रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को करीब 4.5 महीने हो गए। रूस ने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए अब अपनी पूरी ताकत पूर्वी इलाके डॉनबास में झोंक दी है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके वहां के विद्रोहियों के साथ मिलकर लुहांस्क और डोनेस्क में कहर बरपा रहे हैं। रूस की नजर सबसे पहले लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क शहर पर है, क्योंकि सेवेरोडोनेस्क कब्जे में आते ही डॉनबास पर कंट्रोल का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए रूस के सैनिक और चेचन लड़ाके मिलकर करीब 2 हफ्तों से शहर पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेवेरोडोनेस्क में भी उनका हाल ठीक मारियोपोल की तरह ही होता दिखाई दे रहा है। वही मारियोपोल जिस पर कब्जा जमाने में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को 3 महीने से ज्यादा वक्त लगा था। जंग की शुरुआत से ही भीषण हमले बोलने के बावजूद मारियोपोल पर पूरा कंट्रोल करने में रूस के सैनिकों और रमजान कादिरोव के लड़ाकों के पसीने छूट गए थे। और अब उनका वैसा ही हाल सेवेरोडोनेस्क में भी दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लुहांस्क प्रांत के इस सबसे अहम शहर पर कंट्रोल करने की लड़ाई भी लंबी खिंचती जा रही है। सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने को तैयार नहीं हो रहे। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि उसने सेवेरोडोनेस्क शहर के करीब 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाकी बचे 20% हिस्से पर अधिकार जमाना ही उसके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। पुतिन की सेना और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके शहर पर पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए भीषण हमले बोल रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क के कई हिस्सों में आमने सामने की जंग और भी तेज हो गई है, लेकिन ज़ेलेंस्की के सैनिक घुटने टेकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में उसके सैनिक रूसी सेना पर भारी गोलीबारी करते नजर आए। एक कमरे में छिपकर यूक्रेन का एक सैनिक जोरदार फायरिंग करता दिखाई दिया। इसके कुछ देर बाद ही एक दूसरे सैनिक ने भी सामने की तरफ निशाना लगाकर अपनी राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस बीच सामने की तरफ से रूस के सैनिक और चेचन लड़ाकों ने भी बमों और गोलियों से हमला बोल दिया, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिक उस जगह से तेजी से निकले जहां वो छिपे हुए थे। दीवार की आड़ लेकर उन्होंने एक दूसरी जगह पर मोर्चा संभाल लिया और वहां छिपकर भी यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना और चेचन लड़ाकों पर हमला जारी रखा। ज़ेलेंस्की की सेना किसी भी कीमत पर सेवेरोडोनेस्क को रूस के पंजे में जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि एक बार इस शहर पर रूस का कब्जा हो गया तो फिर पूरे लुहांस्क को उसके हाथों से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और लुहांस्क के बाद रूस की सेना और चेचन लड़ाकों का अगला निशाना डोनेस्क ही होगा, जहां पहले से ही यूक्रेन के विद्रोही मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन के विद्रोहियों को जैसे ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का साथ मिलेगा, उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और ऐसे ट्रिपल अटैक से पार पाना यूक्रेन के सैनिकों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मारियोपोल को भी पंजे में लेने के लिए तीनों ने मिलकर यूक्रेन की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि डोनेस्क के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के सैनिक अपनी आखिरी सांस तक जंग में खड़े रहेंगे। उन्होंने ये दावा भी किया कि यूक्रेन के सैनिकों के भीषण हमले के बाद डोनेस्क के कई हिस्सों में रूस के सैनिकों, विद्रोहियों और चेचन लड़ाकों को पीछे हटना पड़ा। साथ ही उन्होंने रूसी सेना पर एक बार फिर रिहायशी इलाकों और आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। डोनेस्क के गवर्नर के मुताबिक रूस मिसाइलों से उन जगहों पर हमले कर रहा है जहां लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। और दावा किया गया कि रूसी सेना के ऐसे ही हमलों की वजह से वहां नागरिकों की मौत भी हो रही है। डोनेस्क में बरसते बमों की आवाज के बीच वो घर भी दिखाई दिए जो हमले की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। कई इमारतें तो बमबारी से लगी आग से पूरी तरह जली दिखाई दी। इस बीच डोनेस्क के गवर्नर ने आशंका जताई कि रूस की सेना ने वहां अब तक का सबसे भीषण हमला बोलने की तैयारी कर ली है। डोनेस्क के सामने आए एक वीडियो में रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक एक सड़क पर कतार में खड़े नजर आए। बताया गया कि लुहांस्क पर कंट्रोल होते ही डोनेस्क को पंजे में लेने के लिए ताबड़तोड़ हमला बोल दिया जाएगा। रूस के उसी हमले से निपटने की तैयारी के लिए डोनेस्क के गवर्नर ने पश्चिमी देशों से वहां जल्द और हथियार भेजने की अपील की। 2 दिन पहले भी इस तरह की खबरें आई थीं कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में चल रही भीषण जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच 2 बहुत ही डरावने दावे हुए हैं। पहला दावा यह कि दुनिया भर में परमाणु हथियार बनाने की एक नई रेस शुरू हो गई है, जिसकी वजह से परमाणु जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब रूस की परमाणु हमले की धमकियां वाकई एक भयानक हकीकत में बदल सकती हैं। और इससे भी डरावना दूसरा दावा यह कि परमाणु हथियारों की इस रेस में चीन सबसे आगे। यह पर्दाफाश दुनिया में हथियारों और उनके कंट्रोल पर रिसर्च करने वाली संस्था सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है।
जिसकी नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन इतना बेलगाम हो गया है कि धड़ल्ले से बेहद घातक परमाणु हथियार बनाने में लगा है। चीन के परमाणु हथियारों के जखीरे पर बारीकी से नजर बनाए हुए सिप्री के पास उसकी चालबाजी के बाकायदा सबूत है। सिप्री को ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं जिनसे पता लगा है कि बीते 2 साल में चीन ने अपने रेगिस्तान में करीब 300 नए साइलो बनाए हैं। मिसाइलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड कंटेनर को साइलो कहते हैं और चीन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रखने के लिए ये साइलो बना रहा है। इसका मतलब साफ है कि चीन के निशाने पर ताइवान और अमेरिका हैं, क्योंकि चीन की नजरें ताइवान पर गड़ी हैं और इसलिए अमेरिका से उसकी दुश्मनी ऐसा मोड़ ले चुकी है कि जब अब जरा सी भी चिंगारी एक बहुत बड़ी जंग भड़का सकती है। वैसे भी शी जिनपिंग का मकसद चीन की सेना को वर्ल्ड क्लास बनाने का है और वर्ल्ड क्लास आर्मी बनने के लिए अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लायक तगड़े परमाणु हथियार तो चाहिए ही। और शायद शी जिनपिंग मानते हैं कि उनके परमाणु हथियार अमेरिका के हथियारों के आगे कमजोर हैं, इसलिए चीन अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका की टक्कर का बनाने में लगा है। वैसे भी अब जबरदस्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ जाने की वजह से मिसाइलें उतनी ताकतवर हथियार नहीं रही, इसलिए चीन तेजी से हाइपरसोनिक हथियार बनाने में लगा है। हाइपरसोनिक हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें भेदने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक बने ही नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि चीन बड़े ही खुफिया तरीके से अपने परमाणु हथियार बना रहा है। वो अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं, अपने परमाणु हथियारों के बारे में बात करना उसे मंजूर नहीं। सिप्री के अनुमान के मुताबिक अभी जनवरी तक चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे। यह आंकड़ा अमेरिकी परमाणु हथियारों के आसपास भी नहीं ठहरता, क्योंकि अमेरिका के पास इससे 10 गुना से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका के जखीरे में 3708 परमाणु हथियार बताए जाते हैं, लेकिन अमेरिका भी परमाणु हथियारों की तादाद के मामले में नंबर 1 नहीं है, वो रूस से पीछे है। युद्ध की शुरुआत से रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों का जिक्र छेड़कर धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में इन घातक हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। रूस के पास कुल 4477 परमाणु हथियार हैं। दुनिया में कुल जो 12705 परमाणु हथियार हैं उनमें 90% से ज्यादा अकेले रूस और अमेरिका के पास हैं और हजारों की संख्या में परमाणु हथियार रखने वाले रूस और अमेरिका के बाद महज 350 हथियार वाला चीन आता। इसलिए चीन टेंशन में है कि कहीं इस दौरान अमेरिका और उसके बीच युद्ध छिड़ गया तो उसके ताइवान पर कब्जा करने से पहले ही अमेरिका चीन पर न्यूक्लियर मिसाइलें छोड़कर उसका खेल खराब कर देगा। इसलिए चीन तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन इस न्यूक्लियर वेपन रेस में चीन अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका भी उसे पूरी टक्कर दे रहा है। और अमेरिका अपने न्यूक्लियर बमों को आधुनिक बनाने में करीब 1000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 78,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं जर्मनी भी अगले साल से अपने परमाणु हथियारों को नए B61-12 मॉडल से रिप्लेस करने की तैयारी में है। यानी परमाणु हथियार रखने वाले देश परमाणु हथियारों को अब बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो अपने जखीरे को आधुनिक बनाने में, पुराने परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने में और नए परमाणु बम और मिसाइलें बनाने में लगे हैं। परमाणु हथियार बनाने की होड़ नई है क्योंकि दुनिया में पिछले कुछ दशकों से न्यूक्लियर वेपन्स कम करने पर काम हो रहा था, लेकिन सिप्री का दावा है कि अब दुनिया की सभी परमाणु ताकतें नए न्यूक्लियर हथियार बनाने में या लंबी रेंज की मिसाइल, पानी के जहाज, सबमरीन और हवाई जहाज जैसे उनके डिलीवरी सिस्टम पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इस बीच दुनिया को भुखमरी की चपेट में ले जाने के लिए पुतिन के गेम प्लान का पर्दाफाश हुआ है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना यूक्रेन में गेहूं के खेतों को आग लगाने वाले बमों से निशाना बना रही है, जिसका मतलब यह कि रूस जानबूझकर दुनिया के सामने अनाज का संकट पैदा करना चाहता है ताकि जंग में वो बेहतर तरीके से मोलभाव कर पाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन और उसके सहयोगियों को झुकाने के लिए रूस उन्हें अनाज के लिए तड़पाना चाहता है। और इसकी गवाही यूक्रेन से सामने आई उन तस्वीरों ने दी जिनमें रूसी सेना खेतों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बम बरसाती नजर आई, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिक गेहूं के खेतों में लगी आग को बुझाते दिखाई दिए। आरोप है कि रूसी सेना ने इन खेतों में आग लगाने वाले बमों से हमला किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र की एक संधि के तहत इस तरह के बमों के इस्तेमाल पर बैन लगा है, जिसमें रूस ने खुद भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके बावजूद रूसी सेना जिस तरह से आग लगाने वाले बमों को इस्तेमाल कर यूक्रेन में फसल को बर्बाद करने में जुटी है, उससे साफ है कि पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन का अनाज वहां से बाहर जा पाए और यूक्रेन पर बरसते इन बमों का असर उन मुल्कों पर भी हो रहा है जिनका जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बाद भी उनके सामने अनाज का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। या यूं कहें कि जंग की वजह से करोड़ों लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है।
ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन गेहूं और खाना पकाने के तेल से लेकर कई दूसरे अनाज का भी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। लेकिन परेशानी यह है कि एक ओर पुतिन की सेना खेतों में लगी फसल को आग लगा रही है, वहीं दूसरी ओर रूस ने काला सागर के रास्ते होने वाले यूक्रेन के निर्यात को पूरी तरह से ठप कर दिया है। इसी वजह से यूक्रेन का अनाज दुनिया के दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि काला सागर में रूस के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है, जिससे वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना है कि कई देशों में गेहूं का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है, और अगर युद्ध कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और रूस अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पूरी दुनिया में अनाज संकट से हाहाकार मच जाएगा। खबर है कि 2 करोड़ टन गेहूं यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसा है, जिसे रूस निकलने नहीं दे रहा। दर्जनों देश ऐसे हैं जहां इसका बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि दुनिया को अनाज संकट से निकालने के लिए कुछ रोज पहले इटली के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक भी की थी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। लेकिन इस बैठक के दौरान रूस ने यह साफ कह दिया कि वो काला सागर से निर्यात तभी होने देगा जब पश्चिमी देश उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा देंगे। मतलब ये कि रूस काला सागर में अपनी ताकत के दम पर पश्चिमी देशों को झुकाने में जुटा है, क्योंकि यूक्रेन दुनिया के कई देशों को गेहूं के साथ कई दूसरे तरह का अनाज भी भेजता है। इनमें अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं। यूएन के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यात करने वाला देश है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है, लेकिन उसके तमाम बंदरगाहों पर रूस का कब्जा है और इसी वजह से अनाज की सप्लाई ठप है। और जंग ऐसे ही चलती रही तो दुनिया भर में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ सकती है। तो दुनिया में चल रहे अनाज के संकट को दूर करने और अपने गोदामों में पड़े अनाज को बेचने के लिए यूक्रेन ने एक्सपोर्ट के 2 नए रूट बनाए। अब यूक्रेन अपने पड़ोसियों पोलैंड और रोमानिया के जरिए अनाज एक्सपोर्ट करेगा। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि इस नए रूट पर आ रही दिक्कतों ने भी सप्लाई चेन को धीमा कर दिया है, लेकिन फिर भी इससे यूक्रेन के अनाज को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने और उससे खाने के संकट के खत्म होने की उम्मीद तो बंधी है। यूक्रेन जंग की वजह से एक्सपोर्ट पूरी तरह नहीं हो पा रहा, जिससे अनाज की किल्लत हो रही है और उसके दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं यूक्रेन अनाज का दुनिया का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसका कहना है कि उसके गोदामों में करीब 3 करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ है जो निर्यात ही नहीं हो पा रहा। इसलिए यूक्रेन अब उसे सड़क, नदी और रेल के रास्ते एक्सपोर्ट करने की कोशिश में है। पहले यूक्रेन अपने दक्षिण में मौजूद काला सागर से अनाज एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब रूस के जंगी जहाजों ने काला सागर में उसे बुरी तरह घेरा हुआ है। रूस यूक्रेन के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगाकर उसका अनाज एक्सपोर्ट ही नहीं होने दे रहा। हालांकि रूस अनाज संकट का ठीकरा पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और यूक्रेन पर फोड़ रहा है, लेकिन दिक्कत पूरी दुनिया को हो रही है, जिसे सुलझाने के लिए यूक्रेन ने कमर कस ली। मगर परेशानी यह है कि यूक्रेन का रेल सिस्टम पोलैंड जैसे यूरोप के देशों के रेल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। दोनों की ट्रेनें एकदम अलग गेज पर ऑपरेट करती हैं। इसलिए यूक्रेन को अपना अनाज पहले बॉर्डर पर लाना पड़ता है और फिर वहां से अलग अलग ट्रेनों में ट्रांसफर करना पड़ता है। बॉर्डर पर स्टोरेज का ज्यादा इंतजाम भी नहीं है, इसलिए यूक्रेन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों से भी तीसरा रूट बनाने के लिए बात कर रहा है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के बाद अब रूसी सेना ने पश्चिमी इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत तब हुई जब रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद चोर्टकीव शहर पर मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन के एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया। और रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि उस गोदाम में पश्चिमी देशों से आए घातक और खतरनाक हथियारों को रखा गया था, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों के खिलाफ करने वाली थी। लेकिन जैसे ही रूस को इसकी भनक लगी, पुतिन की सेना ने चोटकीव शहर में मौजूद हथियारों के गोदाम को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। दावा है कि हथियारों के गोदाम को उड़ाने के लिए एक के बाद एक 4 मिसाइलें काला सागर से दागी गईं, जिनकी वजह से पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। वहीं शहर के गवर्नर ने यह दावा किया कि रूस ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी बम गिराए और इस हमले में करीब 22 लोग घायल हो गए, जिनमें एक 12 साल का बच्चा और 7 महिलाएं भी शामिल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। असल में चोटकीव शहर यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में स्थित है, जहां अभी तक रूस की सेना के हमले शुरू नहीं हुए थे। लेकिन हथियारों के इस गोदाम को उड़ाने के बाद पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास पर कब्जा जमाने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
डॉनबास इलाके के अलग अलग शहरों पर पुतिन की फौज कहर बनकर टूट रही है। यूक्रेन की सेना को पीछे धकेलने के लिए मिसाइलों और बमों की बारिश की जा रही है। ताकतवर टैंकों से ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने अपने सबसे ताकतवर और खतरनाक वैक्यूम बम का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मतलब ये कि मारियोपोल पर कब्जा जमाने के बाद पुतिन किसी भी सूरत में डॉनबास को जीतना चाहते हैं। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत भी आते हैं। इन दोनों प्रांतों को रूस ने जंग शुरू होने से ठीक पहले अलग मुल्क की मान्यता दे दी थी। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के पास आधुनिक मिसाइलों की भारी कमी हो गई है, जिसे देखते हुए रूस ने अपनी पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रख सके। वो जंग जो पिछले 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से चल रही है, जिसकी वजह से रूसी सेना की मिसाइलें लगातार खत्म हो रही हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन हालात में पुतिन के सैनिकों के पास अब आधुनिक मिसाइलों की भारी कमी हो गई है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन की सेना इतने दिनों तक उनका सामना कर पाएगी। लेकिन जेलेंस्की के सैनिकों ने हर मोर्चे पर उन्हें चुनौती दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस जिस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद पाले बैठा था, वो खत्म होता नहीं दिख रहा और रूसी सेना की एक से बढ़कर एक मिसाइलें यूक्रेन के पलटवार से तबाह हो गई। ऐसे में रूस ने अब अपनी पुरानी KH-22 मिसाइलों को जंग के मैदान में उतार दिया है और पुतिन की सेना इन मिसाइलों का इस्तेमाल पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में कर रही है, जहां इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है और दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे पर घातक मिसाइलें बरसा रही हैं। इस बीच ब्रिटेन का दावा है कि रूस अपनी KH-22 मिसाइलों से जोरदार हमले कर रहा है, जो 1960 के दशक की खतरनाक मिसाइल है और इसका निर्माण रूस ने तब किया था जब दुनिया उसे सोवियत संघ के नाम से जानती थी। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ऐसे किसी भी लड़ाकू विमान को नष्ट करने में सक्षम है जिसमें परमाणु हथियार लोड हो। KH-22 लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है, जिसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए बनाया गया था। हालांकि ऐसा मौका अब तक नहीं आया जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी दुश्मन देश के युद्धपोत के खिलाफ किया गया हो। लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस यूक्रेन में इस मिसाइल का इस्तेमाल जमीन पर हो रही जंग में कर रहा है। दावा है कि KH-22 मिसाइल जहां गिरती है वहां 10 मीटर से भी ज्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसका मतलब है कि दुश्मन अगर जमीन के अंदर बंकर में भी छिप जाए तो उसे इस मिसाइल से मारा जा सकता है और इसकी 5,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसे और घातक बना देती है। सबसे बड़ी बात यह कि ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन को इतने पुराने हथियार क्यों निकालने पड़ रहे हैं जो 1960 के दशक के। असल में युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जो हर मोर्चे पर जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं और उन्हीं देशों से मिले घातक रॉकेट, बम और मिसाइलों ने अब तक पुतिन की सेना के हर हमले का सामना किया है। दावा है कि दूसरे देशों से मिले इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की पुतिन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले रूस ने जब अपने 50 साल पुराने T-62 टैंकों को यूक्रेन की जंग में उतारा था, तब भी यही सवाल पुतिन से किए गए थे। उस वक्त तो दावा यह किया गया था कि यूक्रेन के हमलों से सबसे ज्यादा चोट रूसी सेना के टैंकों को ही पहुंची है और यूक्रेन की जमीन रूस के टैंकों की कब्रगाह साबित हो रही है, जिसे देखते हुए रूस ने टैंकों के उस बेड़े की तरफ नजर डाली जो रिटायर किए जा चुके हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। ये हमला उसने यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में किया, जहां उसके जवान रूस के टैंक को बर्बाद करते दिखे। जारी वीडियो में रूस के टैंकों का काफिला जंगल के रास्ते गुजरता नजर आया, जिसमें सवार सैनिक इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वो जिस सड़क से जा रहे हैं वहां दुश्मन ने बारूदी सुरंग बिछा रखी है। रूस का टैंक जैसे ही बारूदी सुरंग के ऊपर से निकला, उसमें एक जोरदार धमाका हुआ जिससे टैंक के परखचे उड़ते नजर आए। यह हमला इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक धुएं का गुबार उठता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के टैंकों का काफिला यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसे उसके सैनिकों ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।